गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हिमांशु सिंह साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो डियर एस्पायरेंट्स, आज हम लोग का जो ये सेक्शन है, ये लास्ट सेक्शन है इस जियोमॉर्फिक प्रोसेस का। ठीक है, इसमें हम लोग आज बात करेंगे एओलिन लैंडफॉर्म्स। एओलिन मतलब ये जो विंड इरोजन और डिपोजिशन से डेवलप होते हैं लैंडफॉर्म्स, उनकी बात की जाएगी। ठीक है, इसमें हम उन सभी लैंडफॉर्म्स को देखेंगे जिनका फॉर्मेशन विंड के इरोजन से हो रहा है एंड डिपोजिशन से हो रहा है। क्लियर? ओके, तो चलिए इस क्रम में हम लोग थोड़ा आगे बढ़े और इसको लेते हैं। तो देखिए, इसमें कुछ बेसिक सी बातें हैं, पहले उनको जान लीजिए। ठीक, ये होते कहाँ पे हैं, क्यों होते हैं, कौन कौन से इसके फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, फिर हम आएंगे उन लैंडफॉर्म्स पे सीधे। ठीक है, ओके, चलें। तो देखिए, विंड इरोजन जो है आपके जनरली ये ऐसे एरिया में ज्यादा देखने को मिलते हैं जो एरिड होते हैं या सेमी एरिड होते हैं, मतलब शुष्क प्रदेश होते हैं, शुष्क प्रदेश होते हैं या फिर अर्ध शुष्क होते हैं। क्लियर? पहली चीज तो ओके, अर्ध शुष्क होते हैं। जैसे ऐसे क्षेत्रों में मुख्यतः अगर हम शामिल करते हैं तो मरुस्थलों को, डेजर्ट को शामिल कर सकते हैं, मरुस्थल या डेजर्ट। ओके, इनको शामिल करते हैं। यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो इसी तरीके की शुष्क और अर्धशुष्क इस कंडीशन में देखने को मिलती है, जिसमें अगर हम बात करें यहाँ पे प्रेसिपिटेशन जो होता है उसके स्तर पे इनको मरुस्थलों में हम क्षेत्रों को डिफाइन करते हैं। ठीक है, मरुस्थल क्या होते हैं? मरुस्थल जनरली वो क्षेत्र होते हैं, वो एरिया है जहां पर एनुअल रेनफॉल के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होता है। क्लियर है? ओके, वो सभी क्षेत्र जो 25 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल से कम रेनफॉल प्राप्त करते हैं, वर्षा प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके मरुस्थल। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं, जनरली आपको देखने को मिलेगा। जैसे इंडिया में भी अगर हम बात करें तो एक लद्दाख रीजन है, ओके, वहां पे भी अगर हम बात करें प्रेसिपिटेशन की तो 25 सेंटीमीटर से कम एनुअल रेनफॉल होता है। ठीक, लेकिन वो पूरा फ्रीज्ड है, जमा हुआ है। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में वो जो एरिया होता है उसको कहते हैं हम लोग कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट, ओके, बिकॉज भाई हमने प्रेसिपिटेशन के बेस पे इसको क्लासिफाइड किया ना, और वहां पे 25 सेंटीमीटर कम हो रहा है, दैट्स मीन वो डेजर्ट तो है बट वो कोल्ड है। ठीक है, ओके, तो डेजर्ट का मतलब सिंपल सा ये मत समझिएगा कि वहां पे सैंड हो, बालू ये सब हो। ठीक है ना, डेजर्ट आपका लद्दाख जैसे क्षेत्र भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे नंबर सेकंड की, ठीक है, दूसरा होता है आपका हॉट डेजर्ट। इसमें हम लोग बात करते हैं इन सभी क्षेत्रों की जो आपके इस एरिड और हॉट एरियाज में होते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर हम बात करें थार डेजर्ट हो गया, सहारा डेजर्ट हो गया, इस तरीके के डेजर्ट आपको जनरली हॉट डेजर्ट इस क्लाइमेटिक कंडीशंस में आते हैं। ठीक, तो अब डेजर्ट उन सब एरिया में होता क्या है, वहां पे विंड इरोजन इतना इफेक्टिव क्यों है ना, मेन क्वेश्चन ये है। तो देखिए, डेजर्ट एरिया की अगर हम बात करें, मरुस्थलों की, यहाँ पे होता क्या है, हम बेसिकली मैं फोकस कर रहा हूं इसको हॉट डेजर्ट को। जैसे हमारा राजस्थान सहारा और थार डेजर्ट, अफ्रीका का सहारा डेजर्ट, इंडिया में थार डेजर्ट, ये सब, इन डेजर्ट में चूंकि टेम्परेचर क्या होता है, बहुत हाई रहता है, और दैनिक तापांतर की बात करें, डायurnal टेम्परेचर रेंज जो है उसमें भी काफी फ्लक्चुएशन होती है। दिन के समय टेम्परेचर 44, 45, 48 तक पहुंच जाता है, रात के समय घट के वो 5, 6, 7 ऐसे डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर में वेरिएशन होता है, इसकी वजह से क्या होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इन सब चीजों को, कि जब टेम्परेचर अधिक होता है तो रॉक्स क्या होती हैं, एक्सपेंड होती हैं। ठीक है, और टेम्परेचर जब कम होता है तो रॉक्स क्या होती है, स्क्वीज होती हैं। ओके, रॉक्स हो, मेटल हो, सब में यही फीचर होता है, टेम्परेचर बढ़ने पे वो फैलते हैं, एक्सपेंड होते हैं, और टेम्परेचर कम होने पे वो सिकुड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि इनमें मैकेनिकल फोर्स लगता है, जब वो सिकुड़ते हैं फिर फैलते हैं फिर सिकुड़ते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, उसके अंदर जो होता है मैकेनिकल फोर्स लगता है उनकी दीवालों पर, और उससे उनमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। क्लियर है? ओके, ये सब बात हमने किया था इस जियोमॉर्फिक प्रोसेस के फर्स्ट लेक्चर में, जिसमें हमने देखा था क्या, मैकेनिकल वेदरिंग की बात की थी। वेदरिंग अपक्षय जो था उसमें यांत्रिक अपक्षय में इस टर्म को देखा था, जहां पे टेम्परेचर को हमने एक फैक्टर माना था। क्लियर है? पहली चीज। दूसरा पॉइंट, यहां पे केमिकल वेदरिंग भी हो सकती है। ठीक है, केमिकल वेदरिंग कैसे, कि भाई इसमें क्या होता है,
मान लीजिए कोई रॉक है, ठीक है, अगर यहाँ पे जो सैंड पार्टिकल्स हैं या किसी ऐसे एरिया के आसपास है जहां से विंड्स जो है ऑन शोर विंड्स ऑफ शोर विंड्स ये चलती हैं, तो इनसे क्या होते हैं, विंड्स के साथ साथ जो साल्ट होते हैं इवेपोरेशन के माध्यम से, साल्ट और विंड के द्वारा डिफ्लेशन के माध्यम से जो कोस्टल रीजन में साल्ट होते हैं वो इन एरिया तक पहुंचते हैं और इन रॉक्स की दरारों में वो एंटर कर जाते हैं, ठीक है ना। अब धीरे धीरे वो एंटर करते हैं, वर्षा के जल और बाकी नदियों के जल से भी ये एंटर कर जाते हैं उसमें, ठीक है। और जब ये वाटर होता है इवेपोरेट हो जाता है तो ये जो साल्ट होता है उसके अंदर जमा होने लगते हैं, ठीक है ना। साल्ट तो वहीं रह जाएंगे, इनका तो इवेपोरेशन होगा नहीं, तो धीरे धीरे ये भी प्रेशर लगाते हैं केमिकल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं उसमें, जिसकी वजह से उनकी क्रैक्स जो हो रही है और ज्यादा चौड़ी हो रही है। क्लियर। तो इन दोनों प्रोसेस में ये जो आपका डेजर्ट एरिया है, यहाँ की रॉक्स जो होती हैं वो तेजी से वेदर्ड होती है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है, क्योंकि ये एरिड एरिया है, ठीक है, यहाँ पे वेजिटेशन नाम मात्र के होते हैं या फिर नहीं ही होते हैं, ठीक है ना। ज़ेरोफाइट वगैरह यहाँ पे मैक्सिमम देखने को मिलते हैं, जैसे कैक्टस वगैरह हो गया, इस तरीके के पौधे। लेकिन इन एरिया में वेजिटेशंस कम होने की वजह से तो क्या होता है, जो इनका सरफेस होता है, जो इनकी रॉक्स होती हैं, लैंड सरफेस होता है, वो एक्सपोज्ड रहता है, ठीक है। एक्सपोज्ड किसके लिए रहता है, वो ओपन रहता है, खुला रहता है, और उस पे जो वेदरिंग इरोजन एजेंट जो है वो सब काम करते हैं इफेक्टिवली, ठीक है। तो इसकी जो लैंड सरफेस है ओपन होने की वजह से ये ज्यादा प्रोन्ड होते हैं, ज्यादा सुभेद्य होते हैं कि इनपे ये जो इरोजनल एजेंट है वो अटैक कर पाए, ठीक है। तो अब चूंकि वेदर्ड मटेरियल यहाँ पे टेम्परेचर, केमिकल, इन सब की चीजों की वजह से वहां पे वेदर्ड मटेरियल हो गए, क्लियर है। अब ये वेदर्ड मटेरियल जब विंड्स के इफेक्ट में आते हैं तो उससे तेजी से क्या होते हैं, इरोड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसलिए हमें इस इरोजन से, अब ये इरोडेड मटेरियल विंड्स डिफ्लेशन करके आगे की ओर ले जाती है, अपवहन करके उनका आगे ले जाती है और कहीं पे डिपॉजिट करती है, उससे फिर एक अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो इसी को हमको देखना है कि ये जो विंड है ये कौन कौन से इरोजनल यानी अपर्दनात्मक और डिपोजिशनल ओके निक्षेपणात्मक स्थल खंडों का निर्माण करते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने भाई इरोजनल लैंडफॉर्म्स पे सीधे, ठीक है। तो इसको सबसे जो नंबर फर्स्ट ले रहा हूं मैं यहाँ पे इरोजनल में, ध्यान रखिएगा हम बात कर रहे हैं अपर्दनात्मक वाले की, अपर्दनात्मक स्थल स्वरूप, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आएगा आपका मशरूम रॉक, मशरूम रॉक, या इसको हम लोग कह सकते हैं हिंदी में छत्रक शैल, छत्रक शैल, ओके। छत्रक मतलब छाता टाइप का है ऐसे, ओके। इनकी आकृति कुछ इस तरीके से देखने को आपको मिलती है, ठीक है। ऐसे आपने देखे होंगे किसी डेजर्ट एरिया में, जिसमें क्या होता है, ऊपर ये रॉक्स, ये पूरी रॉक्स है, ठीक है, जिसमें नीचे वाला ये पिलर है ये काफी पतला, ऊपर जो है ये इसका टॉप जो है वो काफी चौड़ा रहता है, ठीक है। ये बेसिकली बनते कैसे हैं, देखिए समझिए इसको, बात को। ये मान लो ओरिजिनल रॉक है, चट्टान है, किसी स्थल पे ऐसे अवस्थित है, ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा है, वहां से जब विंड फ्लो हो रही है, अब इस विंड के साथ एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज है कि जब ये विंड फ्लो होती है डेजर्ट एरिया में, तो इनके पास इसी विंड के साथ साथ जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं, बालू के कण होते हैं, महीन बालू के कण, वो भी उड़ के जाते रहते हैं, ठीक है ना, अपवहित होते रहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में, और चूंकि विंड, ये जो सैंड पार्टिकल है ये थोड़े लाइट वेट तो होता है, हैवी वेट है, ठीक है ना, तो इनको जो विंड होती है वो ज्यादा ऊंचाई तक नहीं ले जाती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज को कि जो सैंड पार्टिकल है वो ज्यादा हाइट में नहीं उड़ते हैं, वो बॉटम यानी स्थल पे अगर हम बात करें तल के समीप ही वो उड़ते रहते हैं, टकरा गिरते हैं, उठते हैं, फिर डिफ्लेक्ट होके आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो वो तल के समीप ज्यादा रहते हैं, इसलिए यहां पे जो भी चट्टाने हैं उनका सबसे ज्यादा इरोजन कहां होता है, तल के समीप होता है, ठीक है ना। ऊपर वाले एरिया में इरोजन ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जब यहां से विंड फ्लो करे, मान लो ये विंड फ्लो होने की डायरेक्शन है, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, चूंकि सैंड पार्टिकल्स तो नीचे हैं तो ऊपर वाला हिस्से का कम इरोजन होता है, ओके, जबकि नीचे वाला हिस्सा बहुत तेजी से इरोड होगा। इधर से ये वाला हिस्सा गायब होने लगता है, इधर से साइड से ये वाला हिस्सा गायब होने लगता है, ठीक है ना।
ये सब इरोड होता जाता है, इरोड होता जाता है, और अंत में केवल इतना हिस्सा बचा रह जाता है। क्लियर? ये जो बचा वाला हिस्सा है, इसको अगर हम देखें, ये वाला हिस्सा, ठीक है, इतना बचा रह गया, जबकि ऊपर वाला हिस्सा इस तरीके से यहां पे बचा रह गया। क्लियर? तो ऐसे जो इसका शेप है, एक मशरूम शेप में है ये, ठीक है ना, इसको हिंदी में छत्रक सेल का नाम दे दिया, इंग्लिश में इसको मशरूम शेप की वजह से मशरूम रॉक कह दिया गया। क्लियर है? इसका फिगर देख लीजिए, अगर हम लोग बात करें इसमें फिगर की, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है? ये पहले ओरिजिनल रॉक्स थी कुछ इस तरीके से भाई, एक मिनट, हाँ, ओके, ये आपकी ओरिजिनल रॉक थी इस तरीके से। क्लियर? अब यहां पे जो विंड्स फ्लो कर रही थी, विंड्स फ्लो करने के साथ साथ क्या हुआ कि इस रॉक का ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा जो है वो पूरा इरोड हो गया। ठीक है? ओके, चूंकि विंड्स जो है उनके जो सैंड पार्टिकल्स है इन एरियाज में ज्यादा इरोजन कर रहा है, और ये जो नीचे इतना वाला हिस्सा इधर से ये इरोड हो गया। ठीक है? जबकि ऊपर वाला हिस्सा ये इरोजन इसका ज्यादा नहीं हो पाया, ये एज इट इज ऐसे ही बचा रह गया, और नीचे बस रेमेनेंट पार्ट के रूप में ये इसका पिलर खड़ा रह गया। ठीक है ना? तो इस तरीके के लैंडफॉर्म्स आपके क्या होते हैं, इस तरीके के लैंडफॉर्म्स मशरूम रॉक कहलाते हैं। क्लियर है? नंबर फर्स्ट हमने देखा मशरूम रॉक्स अपर्दनात्मक स्थल स्वरूप में। क्लियर है? अब आगे हम बात करेंगे नंबर सेकंड की, आगे चलते हैं इसमें हम लोग नेक्स्ट पेज पे। नंबर सेकंड जो है भाई आपका, इसको कहते हैं हम लोग ज़्यूगेन। ओके, ज़्यूगेन। अगेन ज़्यूगेन जो है आपका एक तरीके का इरोजनल लैंडफॉर्म है। ठीक है? इस इरोजनल लैंडफॉर्म्स की अगर हम बात करें, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है ऐसे समझिए। मान लो कोई ये रॉक है, ये खड़ी है, ठीक है, विंड डायरेक्शन ऐसे फ्लो कर रहा है, इस तरीके से सीधे जा रहा है। ठीक? ओके, अब इसमें जो रॉक है ये स्ट्रेटा के रूप में, परतों के रूप में सिचुएटेड है, जिसमें ऊपर की परतें क्या है, अपेक्षाकृत कठोर है, किससे, नीचे वाली परत से। क्लियर है? पहली चीज तो ऊपर की परत ज्यादा कठोर है, नीचे की परत कम कठोर है। सॉफ्ट रॉक्स है ये, ऊपर हार्ड रॉक्स है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा है कि आपके जब विंड्स फ्लो कर रही है, ठीक है, तो ऊपर वाली रॉक्स जो होता है इनका इरोजन थोड़ा कम होता है, और जबकि नीचे वाली रॉक्स का इरोजन इनका ज्यादा होता है। ठीक है? देखिए सब में प्रक्रिया सेम है। यहां पे जो मेन चीज ध्यान रखने वाली है वो है सबका शेप और उनका नाम। ठीक है? प्रक्रिया लगभग सब में आपको सेम मिलेगी। ठीक है? उनके स्ट्रक्चर, किस एंगल से ये अटैक करते हैं उन रॉक्स पे, कहां पर अटैक कर रहे हैं, यही इनकी शेप और स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। ठीक है? तो इन सब चीजों को हमको ध्यान रखना है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम लोग, वेट अ सेक। देखिए ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग सीधे आते हैं भाई, इस पे ही आ जाते हैं। हाँ, यहां पे ले लीजिए, ये दिख रहा होगा आपको, ऊपर जो थी यहां पर ये हार्ड रॉक्स थे, ठीक है, कठोर चट्टाने थी, नीचे की तरफ सॉफ्ट रॉक्स का लेयर था। ठीक है? तो ये जब ऐसी चट्टाने जिसमें हार्ड रॉक्स और सॉफ्ट रॉक्स एक स्ट्रेटा के रूप में, लेयर के रूप में पाए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, अब विंड की डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे है। ठीक है? उधर से भी चल रही है इसके बैक साइड से इस तरीके से, और इस तरीके से भी आगे की ओर चल रहे। ठीक है? तो उसमें क्या किया, अब चूंकि हमें पता है कि जो विंड के साथ आपके सैंड पार्टिकल्स हैं वो लोअर बॉटम के नियर ही वो क्या करते हैं, इस तल के समीप ही प्रवाहित होते रहते हैं, तो इसलिए उनकी हाइट ज्यादा नहीं होती, तो ये वाला हिस्सा तो बचा रह गया। ठीक है? लेकिन नीचे वाला हिस्सा नहीं बच पाया, तो उसने कंटिन्यू इस पे एब्रेशन, एब्रेशन हमने पिछले वीडियोस में बता रखा है, जिसमें एब्रेशन क्या होता है, इसको अपघर्षण कहते हैं। यानी इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं और सेडिमेंट्स होते हैं विंड्स के अंदर, वो कंटिन्यू इस पे घिसने का काम करते हैं। ठीक है? ग्राइंडिंग करते हैं। तो घिस घिस के उन्होंने क्या कर दिया, इसको पतला कर दिया, और ऊपर वाला हिस्सा एज इट इज हार्ड रॉक्स जो है वो बचा का बचा रह गया। तो ऐसे स्ट्रक्चर भाई क्या कहलाते हैं आपके, ये कहलाते हैं ज़्यूगेन। इसी को कहते हैं हम लोग ZEUGEN। ठीक है? या हिंदी में इसको ज़्यूगेन। ठीक?
ओके, तो विंड की डायरेक्शन इधर है, विंड डायरेक्शन की अगर हम बात करें, ओके, और यहां पर इस तरीके के लैंड फॉर्म्स आपके जब बनते हैं तो उन्हीं को हम लोग कहते हैं ज़्यूगेन। क्लियर है? चले आगे, नेक्स्ट नंबर 3 की बात करते हैं हम लोग। हाँ जी, आए इस पे। अगला है आपका ज़्यूगेन के बाद यार्डंग, YARDANG। यार्डंग भी इसी तरीके का आपका इरोजनल अपरदनात्मक लैंडफॉर्म है। यार्डंग की बात कर ले अगर हम लोग, फिगर देखें इसका, ये ओके, इस तरीके के जो आपको लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। ठीक, इसमें देखिए क्या है, ये पूरा आपको चट्टान दिख रही है, इसके बैक साइड में दिख रही है। ओके, इनका क्या हुआ भाई, ये वर्टिकली चट्टान आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, इसमें हार्ड रॉक्स नीचे, सॉफ्ट रॉक्स यहां पे हैं, और विंड डायरेक्शन में इनका इरोजन हुआ, एक पतली ऐसे नैरो लैंडफॉर्म के रूप में, एक लंबे, यहां पे आपको छोटा है, कहीं कहीं क्या होते हैं ये थोड़े लंबे भी दिखाई देते हैं आपको। ठीक है, तो एक नैरो और लॉन्ग ऐसे जो लैंडफॉर्म्स होते हैं, रॉक्स के रेमिनेंट पार्ट अवशेष बचे रह जाते हैं, इस तरीके के स्ट्रक्चर आपके क्या कहलाते हैं, इनको यार्डंग कहते हैं। ठीक है ना, इसमें अगेन विंड प्रवाह की दिशा किधर है, इस डायरेक्शन में, तो वो दोनों तरफ से इसको इरोड करते जाते हैं और एक पतली सी स्ट्रिप बन जाती है। ठीक है, इन्हीं को ही हम लोग यार्डंग कहते हैं। क्लियर है? तो नंबर 3 जो था आपका यार्डंग। ओके, ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इंसेलबर्ग की। ओके, हाँ जी, आते हैं, अगला है आपका क्या, इंसेलबर्ग। इंपॉर्टेंट है ये। हमने देखिए क्या है, ये जो टर्म्स हैं प्रीलिम्स के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, चाहे हम स्टेट पीसीएस एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो, या अदर कोई एग्जाम दे रहे हैं, सीधे वहां क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको नाम दे दिया जाता है कि पूछ लिया जाएगा इंसेलबर्ग, यार्डंग एंड ज़्यूगेन एंड स्टैक। ओके, ये 4 नाम दे दिए, पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा लैंडफॉर्म जो है वो एवलिन नहीं है या फिर विंड के अपर्दन से, निक्षेपण से नहीं बना है। क्लियर है? तो आपको जब लैंडफॉर्म्स के नाम पता होंगे आप सीधे आंसर लगा पाएंगे। क्लियर है? तो इनके नाम से आपको इनके जो नाम है और उनका शेप्स जो है उनको जानना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, इंसेलबर्ग की बात करते हैं। इंसेलबर्ग जो है एक तरीके की, ये क्या है भाई, माउंटेन है, माउंटेन है। ठीक है, आपको माउंटेन शेप दिखाई देता है, हालांकि इनको माउंटेन नहीं कहेंगे वहां पे हम, ओके, बिकॉज ये क्या है, अपर्दन से बने हुए स्थलखंड है, इसमें कोई फोल्ड वगैरह नहीं हो रहा, तो इट इज नॉट अ ट्रू माउंटेन। बट इंसेलबर्ग जो है माउंटेन शेप में आपको पूरे एक विस्तृत क्षेत्र में, केवल आपको जब इस तरीके का लैंडफॉर्म दिखाई दे जो अकेला वही एकमात्र खड़ा है वहां पे हाइटेड, तो ऐसे लैंडफॉर्म को हम लोग इंसेलबर्ग कहते हैं। देखिए होता क्या है, मान लो ये कोई चट्टान है बड़ी, और आसपास इस एरिया में, अब इसमें क्या हो रहा है, जब विंड्स इसमें प्रवाहित होती रहती है तो साल दर साल, मतलब कई सैकड़ों साल तक जब ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है एब्रेशन की, एट्रीशन की, तो इसमें क्या होता है, विंड्स इनके दोनों डायरेक्शंस, दोनों साइड्स पे, इधर वाला साइड और इधर वाला साइड, धीरे धीरे, एक तो इन एरिया में वेदरिंग होती है, मैकेनिकल और केमिकल हमने शुरू में ही बात कर लिया था। अब वो वेदर्ड मटेरियल कॉर्नर पे ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब जब विंड्स आगे की ओर बढ़ती है ना, तो इन वेदर्ड मटेरियल को इजिली इरोड कर देती है। क्लियर है? तो इनका इरोजन ऐसे साइड साइड होता जाता है, होता जाता है, ये प्रक्रिया कंटिन्यू साल दर साल आगे बढ़ती रहती है, और अंततः इसका इतना हिस्सा ही बचा रह जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपको ये लैंडफॉर्म ऐसे एक अपलिफ्टेड रॉक के रूप में दिखाई देगा। ठीक है, जिसके किनारे काफी स्टीप दिखाई देते हैं, टॉप जो होता है टेबल टॉप फ्लैटेड दिखाई देता है। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लेना चाहें तो इसको ले सकते हैं हम लोग, कहां गया ये वाला। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, इधर पूरा ये कभी रॉक्स यहां तक थी, इधर तक थी। ठीक है, अब इधर का ये पूरा वाला हिस्सा इरोड हो गया, देखिए इसके नीचे ये सेडिमेंट्स दिखाई दे रहे होंगे आपको। अब इतना हिस्सा इसका ये बचा रह गया, इतना हिस्सा आपको बचा रहेगा। इसकी जो साइड देख रहे होंगे काफी स्टीप स्लोप है, यहाँ पे भी काफी स्टीप स्लोप है, ढलान काफी तीव्र है, लेकिन ऊपर वाला जो फ्लैटेड एरिया है, अब ये जो रेमिनेंट इतना रॉक बचा हुआ है, इसी को हम लोग यहाँ पे इंसेलबर्ग का नाम देते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इंसेलबर्ग।
ओके, तो इस तरीके के लैंडफॉर्म्स आपने देखे होंगे, उनका ये ना, तो ठीक है। तो इसमें आपके जो इरोजनल एजेंट है विंड, और उसके साथ जो उनके सेडिमेंट्स हैं, यानी उसमें बेसिकली हम बात करें किसकी, सैंड पार्टिकल्स की, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है इनके इरोजन करने में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इस तरीके का लैंडफॉर्म्स फॉर्मेशन हो रहा है उनका, ठीक है। तो ये थे हमारे भाई कुछ इरोजन से होने वाले, जो फॉर्म्ड होने वाले लैंडफॉर्म्स, जो जनरली आपको ऐसे एरिड और सेमी एरिड एरिया में, शुष्क अर्ध शुष्क प्रदेशों में देखने को मिलते हैं, जिसमें मुख्यतः ये लैंडफॉर्म्स जो है आपको डेजर्ट में ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नंबर सेकंड पार्ट जो है इसका, वो है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। कौन सा, डिपोजिशनल, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, ओके, यानी निक्षेपण से। अब ये जो विंड है, देखिए, अब पहले वेदरिंग हुआ, उन वेदर्ड मटेरियल का, अपक्षयित पदार्थों का क्या किया विंड ने, इरोजन किया। अब उस इरोजन को, उस इरोडेड मटेरियल को उसने डिफ्लेशन किया, उड़ाकर ले गया, आगे प्रवाहित किया, ठीक है ना। अब आगे ले जाके जब ये निक्षेपित करता है, उन्हीं अवसादों को छोड़ता है किसी एरिया में, उनको डिपॉजिट करता है, बिछाता है, तो उससे जो स्थलखंड बनते हैं उनको हम लोग कहते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, ठीक है ना। तो ये निक्षेपणात्मक जो स्थलाकृतियां हैं वो यहाँ पे निर्मित होती हैं। इसके एग्जाम्पल देख लें हम, सीधे हम फिगर पे ही चलते हैं। यहाँ पे देखिए, आ गया, हाँ जी, इस पे आते हैं हम लोग। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको कहते हैं हम लोग सैंड ड्यून, ओके ना। सैंड ड्यून, इसको स्तूप भी कह सकते हैं हम लोग, बालू का स्तूप, ओके, या सैंड ड्यून। इस तरीके की शेप आपने देखा होगा, मुख्यतः डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, हम थार डेजर्ट, किसी भी मरुस्थल में जाए तो ऐसी आकृतियां दिखना आम बात है, ठीक है ना। ये बनते कैसे हैं, तो भाई क्या है, विंड्स ने ये जो ऊपर ऐसे इतने ऊंचे ऊंचे टीले दिखाई दे रहे हैं ना, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो विंड्स क्या हुई, जब आगे की ओर बढ़ रही थी उन सैंड पार्टिकल्स को लेके, ठीक है, उनके मार्ग में क्या आ जाते हैं, कुछ अवरोध आ जाते हैं, जैसे बड़े पत्थर, वेजिटेशन, ओके ना, पेड़ पौधे कुछ। अब उनसे कंटिन्यू वो टकराते रहते हैं, और उन्हीं के पास क्या करते रहते हैं वो, मान लो यहाँ पे कोई पत्थर है, विंड की डायरेक्शन ये है, ठीक है, तो इससे टकराते रहे, और इन्हीं के पास टकरा के जो इनके अंदर सैंड पार्टिकल मौजूद थे उनको क्या करते रहते हैं, वहीं पे डिपॉजिट करते रहते हैं। और कंटिन्यू डिपोजिशन से क्या होता है, इसकी हाइट बढ़ जाती है, और कुछ इस तरीके से ये क्रिएट हो जाते हैं। क्लियर है, तो यहां पे इस तरीके से स्लोप, तो विंड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो ऐसे लैंडफॉर्म्स आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है, सॉरी उल्टा हो जाएगा इसमें, हाँ ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे जो इनका सैंड पार्टिकल का डिपोजिशन है इस ऑब्स्टेकल के ऊपर, यानी जो ये अवरोध है, ये कुछ भी हो सकता है, रॉक हो सकता है, वेजिटेशन कोई पेड़ पौधा हो सकता है, उसके सराउंडिंग में क्या होते हैं, टकरा के रेत के कण जो होते हैं धीरे धीरे निक्षेपित होते रहते हैं, और इस तरीके से ऊंचे टीले के रूप में वो फॉर्म्ड हो जाता है, ठीक है ना। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उससे जो विंड से टकराती जाएंगी, और उसमें डिपोजिशन जो होता है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे उनकी हाइट भी इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है, ऐसे उठे हुए स्थल खंडों को, स्तूपों को, टीलों को हम क्या कहते हैं, बालू का स्तूप या सैंड ड्यून कहते हैं। क्लियर है, तो ये आपका एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है जो जनरली इस एरिया में हमको देखने को मिलता है। क्लियर, ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है, इसको देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर है ये भी आपका, इसको हम लोग कहते हैं बरखान हिंदी में, और इंग्लिश में ये बरचान, BARCHAN, बरचान। ये भी एक तरीके का क्या है भाई, आपका सैंड ड्यून ही है, सैंड ड्यून दिख रहा होगा, लेकिन इसको अगर हम बात करें इसकी ज्यामितीय आकृति के कारण इसको अलग नाम दे दिया गया है, बरचान कहते हैं, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, विंड की जो डायरेक्शन है वो किधर है, इस तरफ से फ्लो हो रहा है, कंटिन्यू, ओके। यहां पे इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, अगेन वही जैसे सैंड ड्यून का फॉर्मेशन हुआ था, विंड चल रही है, रास्ते में कोई पत्थर आ गया, वेजिटेशन आ गया, पेड़ पौधा आ गया, उससे टकराई, वहां पे धीरे धीरे सैंड पार्टिकल, इसके नीचे मान लो इसके अंदर कोई छोटा पेड़ पौधा या पत्थर हो सकता है, रॉक हो सकता है, उसके टकरा के वहीं पे डिपॉजिट करने लगी, धीरे धीरे इसकी हाइट बढ़ती गई,
हाइट बढ़ने के कारण क्या हुआ, ये इस तरीके का एक छोटा सा टीला बन गया, ठीक है, जिसकी इस तरफ एक लंबी टेल टाइप की दिखाई दे रही है, और यहां से एक, चूंकि इधर प्रेशर नीचे की ओर क्या होता है, ज्यादा इस तरफ बनेगा, तो यहां पे एक तरीके से एक स्लोपी एरिया बन जाता है, ठीक है, नीचे आपको डिप्लेशन सा दिख रहा होगा। तो ये ऊपर जो है सैंड एवलांच नाम दिया, यानी यहां पे जो सैंड होता है, अब इस एरिया से विंड ऊपर की ओर जा रही है, तो यहां पे तो निक्षेपित नहीं होगा ना विंड, ओके ना। देखिए इसको क्लियर कर दूं मैं, अरे भागी गया, चलिए वो हट ही गया। वेट अ सेक, हाँ इसको देख लेते हैं यहीं पे हम डायरेक्ट, वो तो उड़ गया है। देखिए यहां पे विंड्स आगे की ओर जब प्रवाहित हो रही थी, तो क्या हुआ, ऑब्स्टेकल से टकराई, यहां पे इनका डिपोजिशन हुआ इस पूरे एरिया में। अब विंड्स की डायरेक्शन ऐसे है, तो इस पॉइंट पे आने के बाद अब इधर नीचे तो कोई डिपोजिशन नहीं होगा, क्योंकि विंड्स इतने एरिया तक टकरा रही है केवल, ठीक है, इसके ऊपर नहीं टकरा रही, इसलिए यहां से सीधे चली जा रही है, और यहां से टकराया हुआ मटेरियल सारा यहां पे इकट्ठा होता जाता है, ठीक है। तो इस वाले एरिया में किसी भी तरीके का डिपोजिशन आपको देखने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से वहां पे एक स्टीप स्लोप दिखाई देता है, ठीक है। ये इसके दो साइडेड हो जाते हैं, साइड है ठीक है, क्रेसेंट शेप में आपको अर्धचंद्राकार आकृति में इसको देखने को मिलता है। कई बार ये आगे की ओर काफी लंबे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, तो वो इस तरीके से ये ड्यून्स होते हैं वो डेवलप होते जाते हैं। इन्हीं ड्यून्स को हम लोग, इस छोटे अर्धचंद्राकार आकृति वाले ड्यून्स को हम लोग क्या कहते हैं, बरचान कहते हैं, ठीक है, BARCHAN, या हिंदी में कहते हैं इसी को बरखान। क्लियर, आगे चलते हैं हम लोग भाई अपने व्हाइट बोर्ड पे। जो अगला है आपका, नेक्स्ट जो है लैंडफॉर्म्स, उसकी बात करें अगर हम लोग, तो इसमें देखिए क्या है, एक है प्लाया, प्लाया ये क्या होते हैं, ये भी एक तरीके के डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि देखिए, जब विंड्स किसी पोजीशन से किसी एरिया से, यानी हम बात करें डेजर्ट एरिया में, वहां से प्रवाहित हो रहे हैं, तो ऐसा होता है कि इनमें अपने जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं, इसको किसी एरिया में ले जाके निक्षेपित करते जाते हैं, ठीक है। तो इस एरिया में यहां पे निक्षेपित करते गए, तो इसके चारों ओर क्या होता है, ऐसे मान लो यहां पे क्या बन गया, जैसे अभी हमने सैंड ड्यून की बात की थी, इस तरीके से इधर ये निक्षेपित होते गए। बीच वाला जो हिस्सा होता है ना, वो खाली बचा रह जाता है, मान लो इधर से विंड चल रही है, तो यहाँ पे निक्षेपित होता गया, और बीच वाला हिस्सा जो है वो खाली बचा रह गया। ऐसे हिस्से में क्या होता है, जब नदी का जल या फिर वर्षा का जल जब इसमें एंटर करता है, ठीक है, नदी जल वर्षा का जल इनमें एंटर करता है, तो एक छोटी और अस्थाई टाइप की लेक बन जाती है, ठीक है। इस तरीके की जो लेक्स होती हैं, जनरली आपको राजस्थान वगैरह में इस तरीके की लेक्स देखने को मिल सकती हैं। तो इस तरीके की अस्थाई जो लेक होती हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाया कहते हैं, ठीक है। ये प्लाया आपके इन्हीं डेजर्ट एरिया में देखने को मिलते हैं। क्लियर है, इसका एग्जाम्पल देख लें हम लोग। देखिए ये दिख रहा होगा आपको, इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं मैं, यहां देखिए, हाँ, अरे यार, वेट, हाँ इसमें देखिए, ये पूरा आपका एक प्लेन डेजर्ट एरिया या सेमी एरिड एरिया था, ठीक है। यहां पे आसपास जो है हाईलैंड्स थोड़े इससे, और बीच में डिप्रेशन वाला एरिया, ठीक है। अब बीच में जो डिप्रेशन वाला एरिया था, उसमें क्या हुआ भाई आपका, ये जो ये प्रेसिपिटेशन हुआ या वर्षा का जल था, या अगर मान लो यहाँ से कोई रिवर पास हो रही है, उसकी कोई छोटी स्ट्रीम आके इससे मिल गई, तो इसमें क्या हुआ, वाटर स्टोर होने लगा धीरे धीरे। इस तरीके के जो लेक्स होती हैं, ये अस्थायी प्रकृति की होती है। होता क्या है कि जब वर्षा का समय खत्म होता है, तो इसका पानी जो होता है वो इवेपोरेट होकर ऊपर उड़ जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे ये फिर नीचे और साथ सेडिमेंट्स रेत के बच्चे रह जाते हैं। ऐसे जो लेक्स होते हैं, इन्हीं को भाई हम लोग क्या कहते हैं, इनको प्लाया बोला जाता है। क्लियर है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट फिगर हैं आपके, जो आपको देखने को मिलते हैं ऐसे डेजर्ट एरिया में, ठीक।
तो ये था हमारा कुछ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स और इरोजनल लैंडफॉर्म्स, ठीक है, जो कि एरिड और सेमी एरिड एरिया में देखने को हमको मिलता है, ठीक। तो यहाँ पे इफेक्टिवली जो काम कर रहा है विंड इरोजन जो है, विंड जो फैक्टर है वो आपका यहाँ पे इफेक्टिव काम करता है, जिसकी वजह से हमको ये डिफरेंट डिफरेंट शेप देखने को मिलता है। तो हमने क्या क्या देखा भाई, एक बार हम उसको रिकैप कर लें। नंबर फर्स्ट हमने देखा सबसे पहले मशरूम रॉक की बात की, ओके, मशरूम रॉक आपका जो फिगर था। दूसरा उसके बाद हमने देखा ज्यूगेन की बात की, ज्यूगेन देखा। नंबर थर्ड में हमने यार्डंग की बात की, ओके। ये सारे इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं, यार्डंग की बात की, क्लियर भाई, ओके। देन हम लोग आते हैं इधर, इसके अलावा और कुछ था उसमें नहीं। इसमें देखें अगर हम लोग सैंड ड्यून्स, ओके, जो बालू का स्तूप जिसको हमने कहा, एंड इसके बाद हमने बरखान देखा जो कि एक डेवलप सैंड ड्यून्स था, एक तरीके से मान ले उसको बरखान, ओके। नंबर थर्ड हमने प्लाया लेक्स के बारे में देखा, ओके, प्लाया लेक्स, इस तरीके के लेक्स आपको देखने को मिलता है, ठीक, ओके। तो ऐसे जो है भाई आपके लैंडफॉर्म्स हमको इन डेजर्ट एरिया में देखने को मिलते हैं, इसलिए कई बार इन लैंडफॉर्म्स को हम लोग डेजर्ट लैंडफॉर्म्स भी कह देते हैं, क्लियर है। तो कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन से लैंडफॉर्म्स डेजर्ट लैंडफॉर्म्स हैं, ओके। और डेजर्ट लैंडफॉर्म्स हैं तो उनका मेनली जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, तो डेजर्ट लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो हो रहा है भाई आपका विंड से हो रहा है। यहाँ पे मेन फैक्टर जो है वो विंड है, ओके। तो इनकी वजह से ये लैंडफॉर्म्स बेसिकली आपके बनते हैं, क्लियर है। तो आई होप आपको ये सारे टर्म्स समझ में आए होंगे, इनका फिगर बस आपको याद रखना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, प्रीलिम्स वगैरह में सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं, क्लियर है, ओके। तो हमारा जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो है उससे बनने वाले, जिसमें हमने देखे एक बार फिर से 2 मिनट में इसको देखते हैं क्या था पूरा जियोमॉर्फिक प्रोसेस। जियोमॉर्फिक प्रोसेस जिसमें हम लोग हमारे स्थल खंड पर, यानी स्थल पे बात करें अंदर और बाहर दोनों तरफ ऐसे लैंडफॉर्म्स जो है देखने को मिल रहे हैं, यानी उनका जो फॉर्मेशन है उसकी बात की जाती है इस जियोमॉर्फिक प्रोसेस में, ओके। कौन सी प्रक्रियाएं उसके पीछे काम करते हैं ये हमारे प्रोसेस का हिस्सा है, ओके। और कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं ये हमारे उनके रिजल्ट का हिस्सा है, ठीक है। तो उसमें हमने देखा था जियोमॉर्फिक प्रोसेस 2 टाइप के थे, एक एंडोजेनिक था, एक एक्सोजेनिक था। एंडोजेनिक को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक आपका स्लो मोशन में, एक सडन मोशन में, ठीक है, ओके। स्लो मोशन वाला आपका जो क्रस्ट का फॉर्मेशन करता है, कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग करता है, जबकि आपका जो सडन था वो आपके क्रस्ट में डिस्ट्रक्शन, अर्थक्वेक, वोल्केनो और साथ ही साथ फॉर्मेशन, वोल्केनोज से प्लेट्यूज वगैरह भी फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। इसमें वर्टिकल, और जब हमने स्लो मोशन की बात की थी तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल देखा था, ठीक है, जिसमें हमने बात किया था ओरोगेनिक, ठीक है ना, पर्वत निर्माणकारी बलों की। ये तो था हमारा एंडोजेनिक का। एक्सोजेनिक में हमने देखा था अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण, क्लियर। इन सभी लैंडफॉर्म्स के से बनने वाले कौन कौन से, इन सभी प्रक्रियाओं से बनने वाले कौन कौन से लैंडफॉर्म्स थे, ओके, कौन कौन से कारक थे, उन सभी की बात हमने इस पूरे सीरीज में की, क्लियर है। तो आप इन सभी वीडियोस को, इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए देख सकते हैं, क्लियर है, ओके। तो चलिए यहां पे जियोमॉर्फिक प्रोसेस कंप्लीट होता है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, ओके, यहीं से। तब तक के लिए धन्यवाद, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, ओके।